बेबाक लाइफ में आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक सान्याल। दीपक सान्याल का पहले मैं परिचय बता दूं। दीपक सान्याल बंगाल की पत्रकारिता में लगभग 25 वर्षों से वहां जमे हुए हैं और आज भी काफी अनुभवी पत्रकार के रूप में वहां जाने जाते हैं। दीपक सान्याल मूलतः भागलपुर के सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और वहां बहुत से अखबारों में रहे। राष्ट्रीय सहारा के बंगाल के ब्यूरो चीफ थे और उन दिनों में बिहार का ब्यूरो चीफ था। तो हम दोनों एक शहर से आते हैं और दीपक सान्याल की राजनीति की जो पकड़ है बंगाल की नेताओं के साथ और भी लोगों के साथ, वो बहुत मजबूत है और बहुत अनुभवी है, बड़ा परिपक्व है। तो मैं चूंकि बंगाल में जो चुनाव है विधानसभा के, कल उसका प्रथम चरण का चुनाव होगा और बंगाल की चुनाव पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। बंगाल चुनाव के बाद लोगों का मानना है कि देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी अकेले मोदी की सेना, कांग्रेस की सेना और लेफ्ट की सेना के साथ लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले चुनाव में इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे संभवतः 2016 में, उसमें भाजपा ने 2 सीट पर जीत दर्ज की थी। मगर अभी जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो भी आश्चर्यचकित है कि भाजपा जो 2 सीट पर चुनाव लड़ी थी, आज वो एक अच्छी स्थिति में अपने को पा रही है। और वही ममता बनर्जी के बारे में तरह तरह की का विश्लेषण है कि ममता बनर्जी फिर सरकार बना रही है। और ये चर्चा चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर एक जगह गूंज रही है। तो आज मैंने सोचा कि दीपक सान्याल जी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वो बंगाल को अभी देख रहे हैं और कल पहले चरण का चुनाव है। दीपक जी, आप बताएं कि ये 3-3.5 महीने से 4 महीने से मुझे लगता है कि बंगाल में चुनाव प्रचार में बीजेपी अपने आप को झोंक रही है। ममता बनर्जी लगातार कैंपेन कर रही है, पैर में चोट है उसके बाद भी कैंपेन कर रहे हैं और लेफ्ट और कांग्रेस की जोड़ी हुई है। क्या होने जा रहा है, आप विस्तृत बताएं। पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां से स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। और अगर देखा जाए तो पहले फेज का प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 5 जिलों में है और 5 जिलों में मिदनापुर भी है, जहां की भारत की स्वतंत्रता सर्वप्रथम मिदनापुर में ही हुआ। और मिदनापुर 30 सीट का है। 30 सीट का चुनाव प्रथम चरण में होने वाला है जो 29 मार्च यानी कल होगा, 29 मार्च को होने का। तो भाजपा ने इसके पहले 2019 में करीब करीब जो 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, उसके हिसाब से 118-122 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है, ऐसा अनुमान है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय अकेले ममता नहीं है। पहले एक समय था जब चुनाव में अकेले ममता लड़ती थी, 2 टर्म हो चुका, लेकिन इस बार एक और आ गया है, वो नाम है प्रशांत किशोर। ये चर्चित नाम है, सारे लोग जानते हैं। और इनके आने से तृणमूल के जो पुराने लोग हैं उनके अहम को थोड़ी तो चोट लगी है और वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके कारण अधिकारी परिवार के मिदनापुर में जिनकी पकड़ बनी हुई है, आज भी अधिकारी परिवार तृणमूल से अलग हो गए। पहले तो शुभेंदु है, उसके बाद उसके छोटे भाई हुए और अंत में अब उनके पिताजी शिशिर अधिकारी भी अलग हो गए।
ये बहुत कठिन चुनाव है और चुनौती भी है ममता बनर्जी के लिए। पैर में चोट लगने के कारण वो अब चलने में चल नहीं पा रही हैं और उनकी आदत क्या है कि वो जब भी चुनाव में प्रचार करती है या ऐसे भी चलती हैं तो बिना चले वो रह नहीं पाती, लेकिन उनको व्हील चेयर पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है प्रचार के दौरान। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चोट एक साजिश के तहत लगाया गया। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में लोगों का क्या मानसिकता है, क्या बीजेपी के साथ या सीपीएम के साथ या सीपीएम कांग्रेस के साथ और या फिर तृणमूल के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर के आने से तृणमूल में कोई नुकसान तो होना है, होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि बीजेपी सरकार बना लेगी, ऐसा नहीं है, संभव नहीं। इसका बहुत सारा कारण, ये सीएए जो मामला है और एनपीआर जो मामला है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए जो शरणार्थी हैं पुराने, उनको इस बात का लग रहा है कि अगर बीजेपी आ गई सत्ता में तो हमें फिर से डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और त्रिपुरा और असम की तरह हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो ये वो वर्ग है जो तृणमूल को देने के लिए तैयार नहीं है। ये खास करके साउथ 24 परगना के तरफ है, मिदनापुर के तरफ नहीं है या झारग्राम के तरफ नहीं है। अब रहा बीजेपी का, बीजेपी अपनी रणनीति तय करके एक धर्म के नाम पर भी चल रही है और प्रगति करेगी, ये भी कर रही है, लेकिन सबसे कठिन स्थिति हो गई है वामपंथियों की। एक ऐसा जमाना था कि वामपंथी और कांग्रेस में बनती नहीं। ऐसा भी हुआ है कि बर्धमान जिले में जब वामपंथी सत्ता में आई तो कांग्रेस के लोगों को काटकर उसके खून से उन लोगों ने भोजन किया। आज वही वामपंथी कांग्रेसियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। यही वामपंथी 2011 में ममता से हार चुके हैं। अब क्या है, उनके साथ अब्बास सिद्दीकी पीरजादा, उनके बारे में कहना है कि बड़ा कट्टरपंथी है। इंडियन सेकुलर उन्होंने पार्टी बनाई हुई है। उनके साथ आने से जो डेडिकेटेड वामपंथी हैं वो थोड़ा बिगड़ते हैं। कांग्रेस ठीक है, जहां पर 1-2 सीटें हैं कांग्रेस के लिए ठीक है, लेकिन इस बार वामपंथियों को इसके लिए नुकसान होना है। अब थोड़ा हम पीछे जाएं। पश्चिम बंगाल की राजनीति 1977 में बदली जेपी के आंदोलन के बाद। कांग्रेसी सारे वामपंथी हो गए इंदिरा जी से नाराज होकर, और ज्योति बसु ने बहुत खूब चलाया, लेकिन मुश्किल हो गई कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने से पश्चिम बंगाल के वामपंथियों ने रोक दिया। ये नाराजगी बहुत भारी पड़ गया, ये नाराजगी बहुत भारी पड़ी सीपीएम पर, क्योंकि ज्योति बसु सत्ता से जाते 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 ममता बनर्जी को आशीर्वाद दे दिया। और सिंगूर मामले में जब बुद्धे भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने तो पश्चिम बंगाल का तो जो राजनीति थी, आंदोलन बंद के चक्कर में सारे के सारे बंद हो गए कारखाने, और एक होने वाला भी था सिंगूर, टाटा का नैनो होने वाला था, वो भी बंद हो गया, गोलियां भी चल गई। बुद्धे भट्टाचार्य इसमें फेल कर गए, और इस फेल करने के कारण ममता बनर्जी सामने आ गई। ममता का ये सबसे एक गुण ये है कि सबकी बात मानती है, बड़ा सेंटिमेंटल है। उनका सेंटिमेंटल होना ही उनके लिए थोड़ा सा समस्या पैदा करती है। उनके अपने साथी भी उनसे नाराज हो जाते हैं। अब आ गया है उनके भतीजे की बात, तो भतीजे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, वो सब चलता रहेगा, लेकिन अब बात यह है कि कुछ जो शारदा, नारदा या और भी जो इस तरह के समस्याएं पैदा हुई थी और जांच भी चल रही थी, तो गांव के लोग
इससे बहुत नाराज है कि हमारा पैसा गया कहां, क्योंकि आरोप है कि सरकार के आने के बाद उनके ही नेताओं ने लूट मचाई थी, लेकिन इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है और सीबीआई जांच ही चल रही है। अभी तक कोई मतलब बड़ा चार्जशीट या कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर से लोग नाराज हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारे पैसे दबा दिए गए। अब भाजपा का क्या कर रही है? भाजपा कर रही है कि तोलाबाजी ले रहे हैं, मैंने क्या कहते हैं, दादागिरी ले रहे हैं। कहीं मकान बन रहा है तो उससे पैसा वसूल रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो उससे पुलिस वसूल रही है, ये सारा चल रहा है। लेकिन कभी जब भी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ी भूमिका थी। लेफ्ट फ्रंट के जाने के 2 साल पहले से ही पुलिस की गतिविधि एंटी हो गई थी वामपंथियों के लिए, और ये वामपंथी समझ भी रहे थे कि जहां जब प्रशासन अंदर से नाराज हो जाए तो समझिए कि आप कितनी भी शक्ति लगा दें, आप जीत नहीं पाएंगे, और हिंदुस्तान में कहीं भी। और पश्चिम बंगाल में अभी पुलिस वालों को या प्रशासन के लोगों की इस बात की नाराजगी है कि छोटा से छोटा नेता भी अपने हिसाब से प्रशासन को चला देता है, मारपीट कर लेता है, दरोगा को मार देता है, पीट देता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, अखबार में बहुत सारी बातें आई है। अब आते हम पहले चरण के चुनाव में, यानी 29 मार्च के चुनाव में। ये बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत कठिन चुनौती है कमीशन के लिए। क्यों चुनौती है? ये नक्सलवादी इलाका है, माओवादी इलाका है, और यहाँ पर फिर छत्रधर महतो, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि कई 2008 में बुद्धे भट्टाचार्य को उड़ाने के लैंड माइन विस्फोट में उसका नाम आ गया था, भुवनेश्वर राजधानी को हाईजैक करने में उनका नाम था और उनको उम्र कैद हो गई थी। लेकिन हाई कोर्ट में अच्छे व्यवहार के चलते उनको बाहर निकाल लिया और अब वो तृणमूल के हैं, छत्रधर महतो। और इसको देखते हुए सबसे कठिन चुनौती आपके नक्सलवादी एरिया। अब आपको बताते हैं कि इन एरिया में मिदनापुर को छोड़कर बाकी पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सब जगहों में जो चुनाव है, इनमें बहुत चुनौती है कमीशन के सामने। और सबसे मजेदार बात है मिदनापुर का। मिदनापुर में 2 चरण का चुनाव है, एक 29 मार्च को, एक 1 अप्रैल को। इसी मिदनापुर में 2 ऐसे विधानसभा सीटें हैं, 30 सीट का होगा पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी 30 सीट का होगा। पहले चरण के 30 सीट में रामनगर एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर अखिल गिरी, जो तृणमूल के मिदनापुर के हेड थे, उनसे शुभेंदु अधिकारी की अच्छा दीपक जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपने जो आपने विस्तृत जानकारी दी, 2-3 चीज बंगाल के चुनाव में देखा जा रहा है। एक तो बीजेपी ने पूरे तरीके से राम का कार्ड खेला है और तृणमूल कांग्रेस मां दुर्गा के रूप को मान रही है। इसी बीच अरुण गोविल, जो महाभारत के राम की भूमिका के पात्र थे, उन्हें भी बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल किया। एक मिथुन चक्रवर्ती, जो बड़े स्टार है, उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में लिया। और रूपा गांगुली पहले से ही बीजेपी में है, जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का रोल अदा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां के चुनाव में राम भारी पड़ेंगे या मां दुर्गा भारी पड़ेगी? यहाँ के चुनाव में न राम भारी पड़ेंगे न दुर्गा भारी पड़ेंगे। यहाँ के चुनाव में कल मिथुन चक्रवर्ती आए थे, उनको पश्चिम बंगाल में कहा जाता है महागुरु, जो भी करो गुरु ऐसे कैसे, ऐसे ही बोलते हैं। उन्होंने जब रोड शो किया तो तूफान मच गया, इतनी भीड़ की मत पूछी। अब मिथुन चक्रवर्ती तो तृणमूल छोड़े, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है।
वो आज हम नहीं बताएंगे। और सब हम जो बताना चाह रहे थे कि मिदनापुर में तमलुक, घाटाल काफी टीएमसी के अंदर में था और मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर बीजेपी के अंदर में था। मैंने था कि अभी भी है, वो लोग एमपी हैं। और तमलुक में अधिकारी बदल ही हैं, घटाल में भी अधिकारी बदल हैं और काफी में भी अधिकारी बदल हैं। अब खेल देखिए क्या है, मिदनापुर के ये फर्स्ट सेगमेंट में शिशिर अधिकारी अब आ गए हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके छोटे भाई सौमेंदु भी आ गए हैं बीजेपी में। सिर्फ उसका बड़ा भाई जो है तमलुक में वो नहीं आए हैं, दिव्येंदु अधिकारी। आते आते भी पीछे रह गए। अधिकारी बदर्स का मिदनापुर में अपनी शक्ति है, ये आज का है। 1 अप्रैल को जो है सबसे टफ है चुनौती ममता बनर्जी को शुभेंदु से, क्योंकि नंदीग्राम का चुनाव पूरी हिंदुस्तानी नहीं दुनिया की नजर में है। और अगर नंदीग्राम से कुछ भी हो गया, एक वोट या 2 वोट कुछ भी इधर उधर हो गया, तो टीएमसी पर लग जाएगा। देखिए दिक्कत क्या होती है कि जब दीपक सन्याल पर किसी को भरोसा नहीं रहे तो दीपक सन्याल एक आदमी को एंगेज करेगा अपने लिए। तो प्रशांत किशोर को जो एंगेज कर दिया गया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि ममता अकेले लाखों के बराबर है और रहेगी जब तक जीवित है या जब तक राजनीति करेगी। उनके रहते हुए एक अलग आदमी को ले जाना पश्चिम बंगाल की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। ये एकदम अलग, ये एक अलग राज्य है। और केरल ये एक अलग थिंकिंग राज्य है, पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या देने वाला है। बहुत साल हो गए, 70 साल हो गए। पश्चिम बंगाल को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से नक्सल, पहाड़ी से नक्सल शुरू हुए थे और आज भी चल रहे हैं 60 के दशक से। इसलिए ये जो चुनाव है 30 और 30 सीट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। 29 मार्च और 1 अप्रैल का दूसरे चरण का, एक नंदीग्राम, एक रामगढ़। क्योंकि अब तक सिर्फ घाटाल और तमलुक को छोड़ दें तो सारे के सारे इस क्षेत्र के बीजेपी में आ गए। शुभेंदु भी आ गए बीजेपी में। और शिशिर अधिकारी जो सबसे पावरफुल काफी के थे, शुभेंदु के पिताजी, उन्होंने शुभेंदु को साथ ले दिया। इस तरह से इन 30 और 30 यानी 29 मार्च और 1 अप्रैल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण सभी पार्टियों के लिए। अब सीपीएम का बात कर ले, कांग्रेस का, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। एक सवाल दीपक जी, 4 महीनों से कुश्ती के अखाड़े तैयार हो रहे थे। ये जो कुश्ती हो रही है, ये कुश्ती के अखाड़े हर एक दल तैयार कर रहे हैं। अखाड़े कल पहला राउंड है और घंटी पहले राउंड में पहलवान आपस में भिड़ेंगे। तो कल क्या होगा, क्या लगता है आपको? और टोटल जो चुनाव का मूड है, लोग जनता का मूड है, उस पर आप संक्षिप्त बता दें। देखिए, सबसे पहले तो 29 मार्च का ये हम बता दें कि इसको कमीशन ने बहुत चुनौतीपूर्ण लिया, क्योंकि नक्सलवादी एरिया है। और आज भी सालबनी में एक मारा गया बीजेपी का, हिंसा भी हो रही है। हिंसा की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि खेला होवे, क्या खेला होवे ये कोई नहीं जानता है। एक कहता है कि खेला होवे तृणमूल, और बीजेपी कहता है कि हम भी खेलेंगे, हम अलग धर्म से खेलेंगे। अब रहा कि 144 कंपनी अर्धसैनिक बल वहां पर जाना। अच्छा, बूथ कितना है? 10,288 बूथ है, आप समझ लीजिए प्रथम चरण में। और 144 कंपनी अर्धसैनिक बल और 12,000 पुलिस वहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए 30 सीट के लिए इतना देने का मतलब क्या हो सकता है? चुनाव शांतिपूर्ण हो या नहीं हो, ये तो बात की बात है। इसका मतलब है कि कमीशन के पास ये सूचना है कि वहां गड़बड़ होगा। ये 2 जगह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 सीट, 60 में से पुरुलिया में आगे है आपके मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर,
ये सारे जो है बीजेपी के पास ही हैं। और उसमें से आ गए हैं सिंगूर के विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके पिताजी कांठी के एमपी, वो भी आ गए शिशिर अधिकारी। अब आप सोचिए कि ये स्थिति होने के बाद, और 29 मार्च को अखिलगिरी और तृणमूल का अखिलगिरी के साथ है, और परोक्ष रूप से ये शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है अखिलगिरी को हराना, क्योंकि अखिलगिरी शुभेंदु अधिकारी फैमिली के एकदम एगेंस्ट है। ये हो गया। अब आपने सवाल पूछा कि इतने आ रहे हैं, कितने भी आ जाए, कुछ आने जाने का नहीं है। बीजेपी के पास वो क्षमता नहीं है कि एक अपनी तैयारी के लिए, सांगठनिक स्थिति अच्छी नहीं है। बीजेपी को जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है वाम। अब राम को वाम जिताएगा या वाम को राम, ये तो बात की बात है, क्योंकि वाम में जो डेडिकेटेड लोग हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि कांग्रेस के साथ आज भी हमने हाथ मिला लिया। अगर अकेले लड़ते 4 ही सीट आती, 5 ही सीट आती, अपना जड़ वो लोग जरूर मजबूत करते। ये स्थिति है। इसमें फायदा लेकिन कांग्रेस को होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और पूछिए सवाल। आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और इसमें देश की राजनीति इससे डाइवर्ट होगी, ये भी मैं मानता हूँ। मगर ये भी मानता हूँ कि जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में 2 सीट लाया था, वो पार्टी आज एक टक्कर देने की नहीं, बेहतरी करने की ओर है। ये भी पॉलिटिकल कमेंटेटर के दिमाग से बाहर की बात है। तो इससे ये साबित होता है कि जो मैनेजमेंट है बीजेपी की, वो मैनेजमेंट कहीं न कहीं सभी दलों से भारी है। हम आपसे बंगाल चुनाव के दरमियान और भी बात करेंगे, और भी पैनल, अगर आपको लगता हो कि और भी पैनल में लोग बैठ सकते हैं तो हम लोग उसको आमंत्रित करेंगे, और पहले राउंड के बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आपने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत विस्तृत जानकारी दी दीपक भाई, और मैं भी दीपक भाई, मैं आपको